हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट फर्स्ट। मैं डॉक्टर रक्षा मिश्रा। आज मैं आपका फर्स्ट यूनिट का टॉपिक फॉसिल लूँगी। तो फॉसिल क्या होते हैं, पहले तो हम ये जानेंगे कि फॉसिल को जो स्टडी करते हैं, फॉसिल होते हैं जीवाश्म जो बहुत साल पहले पेड़ पौधे थे, वो जब दबे रह जाते हैं उनको किसी चट्टानों में, मिट्टी में, कहीं पे, उन्हें फॉसिल कहा जाता है। ये मैं आपको छोटी सी डेफिनेशन बता रही हूँ। और इस फॉसिल की स्टडी करने को पेलियोबॉटनी कहा जाता है। पेलियर जो होता है ये एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है वनस्पति या जीव जंतु, ऑर्गेनिज्म दोनों के जीवाश्म को, फॉसिल्स की अध्ययन करने को पेलियास कहा जाता है। और इसको पेलियोबॉटनी, क्योंकि हम पौधों के बारे में पढ़ेंगे इसलिए इसको पेलियोबॉटनी भी कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान की वो शाखा जो जिसके अंदर जो है प्राचीन काल में जो वनस्पति पाई जाती थी या प्राचीन काल के पौधों के जीवाश्मों का जो अध्ययन किया जाता है उसे पेलियोबॉटनी कहा जाता है। ये इसकी डेफिनेशन है। ये एक लाइन का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज पेलियोबॉटनी। पेलियो मीन्स जीवाश्मों की स्टडी करना और बॉटनी मीन्स वेजिटेशन, प्लांट्स, उनके जीवाश्मों की स्टडी करने को पेलियोबॉटनी कहा जाता है। वो बहुत प्राचीन पौधे जिनकी शाखा द्वारा, पौधों की शाखा द्वारा अध्ययन किया जाता है उसे जीवाश्म या फॉसिल के रूप में प्रेजेंट होते हैं। वो मैं बता भी चुकी हूं आप लोगों को। और ये तो था पेलियास जो कि ग्रीक शब्द है। अब हम लेंगे फॉसिल। फॉसिल जो है ये लैटिन भाषा फॉडर से लिया हुआ है जिसका अर्थ होता है टू डिग। मीन्स जमीनों को खोद खोद के जो दबे हुए प्लांट्स के पार्ट्स हैं उनकी स्टडीज करना, उनके जो थोड़े बहुत रिमेन्स रह जाते हैं, उनके थोड़े स्ट्रक्चर रह जाते हैं दब करके, उनके बारे में स्टडीज करने को फॉसिल कहा जाता है। केवल अकार्बनिक अवशेषों के, प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स को जीवाश्म या अथवा फॉसिल कहा जाता है। और पेलिस्टन पीरियड में जो भूमिगत कम से कम 6 लाख या 60 लाख वर्षों पहले के जो पौधों का जीवाश्म, पौधों का जो पार्ट होता है उसे जीवाश्म कहा जाता है। अगर हम देखें तो अगर इसकी हम वो देखें कि जो है एक लाइन में अगर हम फॉसिल की डेफिनेशन लें तो जीव के उन अवशेषों को जो चट्टानों, विशेष रूप से अवसादी चट्टानें में, सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं, उन्हें फॉसिल कहते हैं। ये आपकी डेफिनेशन होगी फॉसिल, जो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, डिफाइन फॉसिल। अब मैं एक आध कोई साइंटिफिक के नाम ले रही हूँ जिन्होंने अपने अपने हिसाब से फॉसिल की और पेलियोबॉटनी की डेफिनेशन दी थी। जैसे आर्नोल्ड ने 1947 में इसके अनुसार भूवैज्ञानिक काल के पादप और जंतुओं के वो अवशेष जो भूमि की सतही निक्षेपित परतों में दबे रह गए, उन्हें जीवाश्म कहते हैं। अब प्लेस्टन काल की अगर हम बात करें तो अर्थ क्रस्ट हिंदी में इसको भूपर्पटी कहते हैं, या सेडिमेंट्री रॉक्स में दबे जंतु और पादप के अवशेष जिनके संकेत या उनके संकेत, उन्हें जीवाश्म कहते हैं। तो ये सब जो मैंने आपको बताया ये सब फॉसिल और पेलियोबॉटनी की डेफिनेशन बताई है कि फॉसिल किसे कहा जाता है, जिसको हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। बहुत सारे इसके अंदर बीरबल साहनी जी जो हैं उन्होंने वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और उन्हीं के कारण जो है उन्होंने ही बताया है कि भारतीय पूरा वनस्पति विज्ञान, इन्होंने बहुत अच्छा सहयोग दिया फॉसिल्स की स्टडीज में और बहुत फॉसिल्स भी ढूंढे, इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन पेलियोबॉटनी भी कहा जाता है। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि नेम दी फादर ऑफ इंडियन पेलियोबॉटनी। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बीच बीच में ताकि आप लोगों को ये भी समझ में आए कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। तो मैंने आपको फॉसिल का बताया है और पेलियोबॉटनी की डेफिनेशन बताई है, फादर ऑफ
पेलियोबॉटनी बताया है। अब हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ फॉसिल्स। अब नोमेनक्लेचर, जब कोई एक प्लांट होता है उसके वातावरण या उसके कोई प्लांट पार्ट्स डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, तो नोमेनक्लेचर करने में डिफिकल्टी नहीं आती। लीव्स के बेसिस पे, स्टेम के बेसिस पे, फ्लावर्स के बेसिस पे उनको अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। पर अगर हम फॉसिल्स की बात करें तो फॉसिल कभी भी एक पूर्ण प्लांट का फॉसिल मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसके अंदर प्लांट पार्ट्स जो कहीं टूट करके गिर जाते हैं और वो दब जाते हैं, तो वो ऐसे फॉसिल मिलते हैं। पूर्ण प्लांट कभी भी बहुत रेयर मिलेगा। उसका कोई पत्ता कहीं गिर गया, पुराने टाइम का किसी पौधे का पत्ता गिर गया, किसी का स्टेम दबा रह गया, किसी की जड़ दबी रहेगी, तो ये अलग अलग बिखरे हुए रूप में मिलते हैं। तो इनका नोमेनक्लेचर करना बहुत अत्यंत डिफिकल्ट होता है। तो ऐसी परिस्थितियों में पौधों के कुछ भाग जैसे कि जड़, पत्ती, तना जीवाश्म के रूप में ये मिलते हैं, पर जैसे पादप जीवाश्म के अंगों की खोज होती गई तो उसी क्रम में उनका नाम, अब जैसे लीफ मिला तो उसके हिसाब से उसका नामकरण कर दिया, और जब अगर पत्ती सॉरी स्टेम मिला तो उसके हिसाब से कर दिया। जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम बताते हैं कि सबसे पहले एक तना मिला तो वैज्ञानिकों ने उसका वर्णन कर दिया, नामकरण भी कर दिया। अंत में सभी भागों, जब अंत में उसी प्लांट के एक के सभी भाग मिल गए तो उनको सबको एक वंश के रूप में दर्शा दिया कि ये एक ही प्लांट की पत्ती है, ये एक ही प्लांट का स्टेम है, ये एक ही प्लांट का रूट है। तो उसको मीन्स इनकी वापस से इनका जो है वर्णन दोबारा किया गया, और इस तरीके को पुनर्निर्माण कहा जाता है, रिकंस्ट्रक्शन कहा जाता है। और इस पुनर्निर्माण द्वारा बना पादप, पादप जो होता है मीन्स पादप फुल नहीं बना है, पर जैसे उसी प्लांट की पत्ती मिल गई, उसी प्लांट का स्टेम मिल गया, तो उन सबको ऑल टुगेदर जब हम क्लासिफाई करना चाहें तो उसको हम फॉर्म्स, जीनस या कृत्रिम वंश का नाम देते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें, और इसके अंदर एक चीज और है कि इसके अंदर जो है इनके जो प्लांट पार्ट्स होते हैं उनके बेसिस पे इनके नाम दिए जाते हैं। अब जैसे एक ये है कार्बोनिफेरस पीरियड के अंदर एक लेपिडेंड्रॉन करके प्लांट था, जिसके अलग अलग स्थानों पे विभिन्न वैज्ञानिकों ने उनके अलग अलग स्थानों से अलग अलग पार्ट्स प्राप्त किए, और कई सालों तक इस पादप की जड़, तना, लीव्स और सीड्स के बारे में वैज्ञानिक ज्ञात करते रहे, और बहुत समय लगा इसको याद करने में, और वे इस पर बार बार अध्ययन करते रहे। काफी समय बाद इस बात का पता चला कि ये सभी किसी समय में एक ही पादप के विभिन्न भाग रहे होंगे, और इस बेस पे कि ये एक ही प्लांट लेपिडेंड्रॉन का सब पार्ट्स है, तो उन्होंने लेपिडेंड्रॉन के इन भागों का फिर अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार नामकरण किया, जैसा कि और उसको फॉर्म जनरा के अंतर्गत रखा गया, कूट वंश कहते हैं इसको। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है उसमें, अगर जड़ था तो उसको स्टिग्मेरिया, तना लेपिडोडेंड्रॉन, पत्तियां लेपिडोफाइलम, शंकु लेपिडोस्ट्रोबुलस। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है नोमेनक्लेचर का। अब हम लेंगे फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल्स। अब अगर हम देखें कि ये फॉसिल्स कैसे बनते हैं, तो हम ये देखेंगे कि बहुत प्राचीन काल में जो वनस्पति पाई जाती थी उनके कोमल अंगों और अधिकांश जातियों का उनके समाप्त होने पर जो बैक्टीरियाज होते थे वो उनका अपघटन कर हो जाता था उनका। और कुछ, ये तो सॉफ्ट पार्ट्स की बात बता रही हूँ कि उनका अपघटन कर देते थे बैक्टीरियाज, परंतु पौधों के कुछ कठोर अंग भी होते हैं उनको किसी कारण से उनका पूरी तरह से जो है विघटन नहीं हो पाता था, तो मिट्टी के अंदर धंसने से वे अविघटित और आंशिक रूप से विघटित जो पौधे होते थे वो अर्थ क्रस्ट या सेडिमेंटरी रॉक, इनकी विभिन्न परतों में सुरक्षित रह जाते थे। और मीनवाइल चट्टानों को जब खोदा जाता था तो भूगर्भ में छिपे हुए सुरक्षित प्राचीन काल से दबे हुए पौधों के अवशेष प्राप्त होते थे, जिन्हें हम फॉसिल्स कहते हैं। पौधों, जीव जंतुओं और उनके विभिन्न अंगों या उनसे संबंधित रसायनों के भूगर्भीय परतों के परीक्षण के स्वरूप फॉसिल्स बनते हैं,
और इसी प्रक्रिया को, फॉसिल बनने की प्रक्रिया को फॉसिलाइजेशन भी कहा जाता है। फॉसिलाइजेशन पे भी 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, या तो आता है डिफाइन एक्सप्लेन फॉसिलाइजेशन, और या फिर आता है आपके डिफाइन फॉसिलाइजेशन। और जो अगर हम फॉसिलाइजेशन को डिफाइन करेंगे तो यही है कि भाई जो परीक्षण के स्वरूप जो जो जीवाश्म थे उनके बनने की जो प्रक्रिया थी उसे फॉसिलाइजेशन कहा जाता है। फॉसिलाइजेशन के दौरान जो कोशिका के अंदर द्रव्य होता है वो डिसअपियर हो जाता है, और जो कोमल टिश्यूज होते हैं, बहुत सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, वो उनका डिसोसिएशन हो जाता है, और जो ठोस ऊतक, जो हार्ड टिश्यूज हैं, वो बचे रह जाते हैं और वो मिट्टी के द्वारा ढके जाते हैं। और मीनवाइल बहुत सारी सेडिमेंट्री रॉक्स उन पे दबाव डालती रहती हैं, और इनके दबाव डलने से कोशिका के जो कार्बोनिक पदार्थ होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और पौधा चपटा हो जाता है। किसी को भी दबाएंगे तो वो पसरेगा तो सही, पसरने से उसके अंदर जो भी चीज होती है वो बाहर निकल जाती है, तो इनके कार्बनिक पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और पौधा चपटा हो जाता है। और जीवाश्म किस प्रकार का बना है, ये बाहरी जलवायु और पौधे के अंगों पर भी निर्भर करता है। जैसे कि अभी हमने कहा था सॉफ्ट पार्ट्स तो बिल्कुल गायब हो जाते हैं, बैक्टीरिया उनको वो कर देते हैं, डिसइंटीग्रेट कर देते हैं, और जो हार्ड पार्ट्स होते हैं वो पूर्ण तरह से नष्ट नहीं होते, वो दब जाते हैं। और कभी कभी तो सेलुलर डिटेल्स भी जीवाश्म में पाई जाती है, वो बहुत रेयर होती है। तो ये है आपका फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल्स। और भी अगर हम देखें इसके बारे में तो जो जीवाश्म होते हैं वो पूर्णतः परिरक्षित होते हैं। कभी कभी पौधों के उगने का स्थान उनके जीवाश्म भवन के स्थान से भिन्न होता है। मीन्स जहां आपको फॉसिल मिला है तो वो एग्जैक्टली कहाँ उगा था कोई जरूरी नहीं है, वो उड़ करके भी आ सकता है, वो पानी के बहाव के साथ में भी दूर पहुंच सकता है। तो हमें जो जीवाश्म जहां मिलता है हम उससे ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये इसी जलवायु का जलवायु के पौधे का फॉसिल है। तो इस तरह के जीवाश्म जो भारतीय गोंडावना कोल डिपॉजिट में पाए जाते हैं, और ये आंशिक रूप से इम्परफेक्टली प्रिजर्व्ड होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं टॉपिक लूँ तो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉसिलाइजेशन। मीन्स वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसके द्वारा जो फॉसिलाइजेशन को इफेक्ट करते हैं। तो फॉसिलाइजेशन का अगर हम देखें तो वेल प्रिजर्व फॉसिल का बनना बहुत सारे फैक्टर्स पे निर्भर करता है, जैसे कि प्राचीन काल के पौधों की प्रकृति, जैसे कोमल कोमल अगर उनके अंग हैं, या चमड़ी कैसी है, लेदरी लीव्स हैं, और मोटी जो है त्वचा उनकी स्टेम मोटी है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड डिपेंड करता है पौधों के आसपास का एंटोमिक मैट्रिक्स कैसा है, द्वारा पौधे कितनी तेजी से, मीन्स अगर कोई जैसे पौधा टूट के गिरा भी, अब वो जो पौधा है कितनी तेजी से वो मिट्टी से ढका जा रहा है, कितनी, ताकि उसका अपघटन ना हो सके। अगर वो नहीं मिट्टी से ढकेगा तो बैक्टीरिया उसको अपघटित कर देंगे, और अपघटित होते ही वो पौधा जो उसका पार्ट है पौधे का वो गायब हो जाएगा। तो ये भी एक फैक्टर है जिसको हम कहते हैं काइंड ऑफ एंटोमिक मैट्रिक्स। मीन्स जो भी पार्ट गिरा उसके बाद कितनी जल्दी वो मिट्टी से ढकता है इस पर डिपेंड करता है। मिट्टी में धंसने से पहले पौधे की अवस्था क्या थी। अगर सपोज लीफ बहुत गली हुई है और या स्टेम बहुत गली हुई है और उस तब वो मिट्टी में धंसे तो वो फॉसिल नहीं बना पाएगा। चट्टानों की उत्पत्ति के दौरान जीवाश्म में आए परिवर्तन, ये सब जो है सारा कुछ डिपेंड करता है। तो फैक्टर्स जो ये 4-5 फैक्टर्स हैं जो कि फॉसिलाइजेशन को इफेक्ट करते हैं। अब अगर हम एक बड़ा क्वेश्चन अगर आता है आपके कि एक्सप्लेन फॉसिलाइजेशन, तो आपको फॉसिलाइजेशन की डेफिनेशन देनी है, देन फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉसिलाइजेशन देना है, फिर फॉसिलाइजेशन देना है जिसके कि कैसे हुआ और इसकी 2 थ्योरीज कौन कौन सी हैं। अब इसकी 2 थ्योरीज हैं जिसके अंदर एक थ्योरी तो है रिप्लेसमेंट थ्योरी। किसी भी कोई भी लिविंग बीइंग का संपूर्ण अंग या कुछ अंग जो जीवाश्म के रूप में परिलक्षित
होने की क्रिया जीवाश्मी भवन कहलाता है, फॉसिलाइजेशन कहलाता है। ये मैं आपको डेफिनेशन बता चुकी हूँ। किसी जीव का जीवाश्म के रूप में बदलने की क्रिया जीवाश्मी भवन कहलाता है, और इस प्रकार किसी जीव का जीवाश्म बनना ही जीवाश्मी भवन कहलाता है। मैंने 3-4 चीजें आपको अलग अलग बता दी हैं। अब जीवाश्मी भवन है, इस ये 2 थ्योरीज के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो है रिप्लेसमेंट थ्योरी और दूसरी है इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी। अगर हम रिप्लेसमेंट थ्योरी देखें तो इस सिद्धांत के अनुसार जीवाश्म जो है निर्माण प्रक्रिया के दौरान किसी प्लांट बॉडी के कार्बनिक पदार्थों का जल अपघटन या वेदरिंग होता है। उससे इस दौरान पौधे के अणुओं का मिट्टी के घोल के खनिज पदार्थों से विस्थापन होता है। मीन्स इसमें क्या होता है कि जब पौधा प्लांट बॉडी कोई भी प्लांट पार्ट गिरता है तो उसमें कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं दबने से, और उसकी जगह जो प्लांट्स जो वहां जो मिट्टी है उसकी जो घोल होता है, मिट्टी का जो घोल होता है वो खनिज पदार्थ वो उसकी जगह ले लेते हैं, और इसको रिप्लेसमेंट थ्योरी कहा जाता है। तो दूसरा है इनफिल्ट्रेशन थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार कोशिका भित्ति, जो सेल की जो भित्ति होती है, द्वारा खनिज पदार्थों के अंतस्पंदन मीन्स अंदर छनकर जाने को या प्रेसिपिटेशन कहते हैं, या प्रेसिपिटेशन के कारण जो है फॉसिल का निर्माण होता है। जैसे पादप का भाग कोई थोड़ा या आंशिक रूप से अपघटित हो जाता है, मीन्स वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, और इस विघटन के दौरान निकला हुआ या मुक्त हुआ कार्बन जो है वो मिट्टी के कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ मिलकर कार्बोनेट बनाता है। ये इनफिल्ट्रेशन थ्योरी हो गई। अब है टाइप्स ऑफ फॉसिल्स। अगर हम टाइप्स ऑफ फॉसिल्स के बारे में जानें तो हम देखेंगे, इसमें हम सबसे पहले लेंगे इम्प्रेशन। जैसा कि इसका नाम खुद बता रहा है, इम्प्रेशन निश्चित रूप से उन प्लांट पार्ट्स के इम्प्रेशन रह गए होंगे दब करके, बाकी प्लांट पार्ट डिके हो गया होगा, डिकम्पोज हो गया होगा, तो उस चीज को इम्प्रेशन कहते हैं। तो अवसाद पर पौधे के कुछ अंग या संपूर्ण भाग की सिर्फ छाप ही मिल पाती है। इम्प्रेशन मीन्स छाप। और जीवाश्म में कार्बनिक भाग नहीं पाया जाता, ऑर्गेनिक कार्बनिक मैटर नहीं पाया जाता इसमें। इनसे संरचना संबंधी विस्तृत जानकारी भी नहीं मिलती है। छाप हमेशा गहरे रंग की व स्थायी होती है, और पत्तियां या सेमी लिक्विड मृदा पर गिरती है तब उस अधः तरल मृदा का चट्टान के रूप में परिवर्तन हो जाता है। ऐसी स्थिति में पादप की छाप मात्र ही रह जाती है। इन जीवाश्म में शिराविन्यास का ज्ञान सरलता से हो जाता है, और इन जीवाश्म में छाप वाले जीवाश्म में पत्ती, तना, पुष्प और आदि की सिर्फ बाहर की जो आकृति होती है उसका ही अध्ययन कर सकते हैं हम, इंटरनल ऑर्गन्स का अध्ययन नहीं कर पाते हैं। सेकंड है कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन में, जिसे हिंदी में संपीड़ जीवाश्म भी कहा जाता है, इनका जो निर्माण होता है पौधे या उसके किसी अंग के सेडिमेंट्स के द्वारा, अवसाद चट्टानों के द्वारा दबने से हुआ होता है। ऐसे जो जीवाश्म पादप के अंग होते हैं वो अत्यधिक प्रेशर के पड़ने के कारण बहुत ज्यादा चपटे हो जाते हैं, और इनसे जो इनकी जीवाश्म के प्राय जो एक कार्बन परत होती है उसके रूप में ये मिलते हैं। यह कहा संपीड़न जो जीवाश्म है मीन्स जो कॉम्प्रेशन है वो सिर्फ मुद्राश्म के केवल कुछ भाग, जैसे कॉम्प्रेशन इज ओनली अ डिग्री ऑफ इम्प्रेशन, इम्प्रेशन का ही वो पार्ट होता है एक। और यदि संपीड़न पादप अंग पतला और चपटा हो तो उसके आकार में विशेष परिवर्तन नहीं होता है। और क्ले मॉड्यूल एक अच्छा संपीड़न या कॉम्प्रेशन का उदाहरण है, जिसमें पादप की जो पादप जो होता है वो मिट्टी से गिर जाता है, और कॉम्प्रेशन से वह संरचना पत्थर के रूप में परिवर्तित हो जाती है, और ऐसे मॉड्यूल्स को खोलने पर कार्बनिक अवशेष अच्छी अवस्था में दिखाई देते हैं। इसकी विशेषता यह है कि कॉम्प्रेशन से एक पतली फिल्म के रूप में मिलते हैं, कॉम्प्रेशन एक पतली फिल्म के रूप में भी मिलते हैं, और इन जीवाश्मों द्वारा जीवाश्म पादप की जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी होती है उसका बहुत अच्छे से अध्ययन किया जा सकता है। परंतु इसको अगर हम देखें तो कॉम्प्रेशन में आंतरिक संरचना प्रिजर्व नहीं होती है,
और इसका इंटरनल ऑर्गन्स का जो है इंटरनल पार्ट्स का हम अध्ययन नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है इनक्रस्टेशन। ये सबसे सामान्य किस्म के जीवाश्म होते हैं। पौधे या उसके अंग रेत में, मिट्टी या कीचड़ में दब जाते हैं और इसी बीच कीचड़ के अंदर का जो पादप होता है वो वाला भाग सड़ जाता है, क्योंकि वो कीचड़ में गीले में पड़े होते हैं तो गल जाता है। अंत में वहां एक खोखली सी संरचना बन जाती है और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के सांचे के समान नजर आती है। मीन्स बीच में पता था वो तो सड़ गया, वो जगह वहां रह जाती है क्योंकि आसपास का जो कीचड़ होता है वो सूख जाता है और वैसे उसी आकार में वो जम जाता है। ये सांचा या इंक्रस्टेशन, इसको इंक्रस्टेशन कहा जाता है। जो ये खोखली संरचना होती है कठोर चट्टान निर्माणकारी पदार्थों के जमाव से पत्थर में बदल जाती है और इन फॉसिल्स में पादप अंगों के बाहर कार्बोनेट जैसे खनिज यौगिकों के अवशेषकण भी बनते हैं। इन जीवाश्मों में पौधों का कार्बनिक पदार्थ नहीं मिलता। विशेषतः इन जीवाश्म पादप अंगों की जो बाहर की आकार की होती है उसका ही हम अध्ययन कर सकते हैं। इंटरनल पार्ट्स का नहीं अध्ययन कर सकते। अब नेक्स्ट है पेट्रिफिकेशन। पेट्रिफिकेशन ये इंपॉर्टेंट भी है। पेट्रिफिकेशन जो है ये बहुत बहुत रेयर फॉसिल पाए जाते हैं। ऐसे जीवाश्म बहुत कम मिलते हैं। ये सबसे सर्वोत्तम या सबसे अच्छे प्रकार के जीवाश्म भी माने जाते हैं। इन जीवाश्मों में कार्बनिक टिश्यूज जो होते हैं वो अकार्बनिक रूप या पत्थर के रूप में बदल जाते हैं। इसमें क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है ऑर्गेनिक टिश्यूज का स्टोन्स के अंदर। ऐसे जो फॉसिल्स होते हैं उनका निर्माण कम से कम 20 प्रकार के खनिज जैसे कार्बोनेट, सल्फेट, सिलिकेट, फॉस्फेट, इनके इन्फिल्ट्रेशन के द्वारा होता है। जो जीवाश्म पादप होते हैं इनके सिलिकेट, सल्फेट, फॉस्फेट आदि के लवणों के घोल का इन्फिल्ट्रेशन करता है और इन पदार्थों के जमाव से सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट या आयरन सल्फाइड आदि पदार्थ उत्तकों में जमा हो जाता है। अधिकांश मीन्स जब ये डिकम्पोजिशन होता है, जब ये पत्ते इसके अंदर पेट्रिफिकेशन में क्या होता है, जब ये इनके प्लांट पार्ट्स दब जाते हैं तो बैक्टीरिया इनको डिकम्पोज कर देते हैं, तो इनका जो जगह खाली रह जाती है डिकम्पोजिशन के दौरान जो CO2 निकलती है वो आसपास की मिट्टी के मिनरल्स के साथ, जैसे कार्बोनेट है उसके साथ कैल्शियम है तो उसके साथ मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम कार्बोनेट बना देता है, आयरन है तो आयरन सल्फाइड बना देता है और ये उस जगह पे जो डिकम्पोज हुई उस जगह पे जमा हो जाते हैं। तो अधिकांश कार्बनिक पदार्थ तो नष्ट हो जाते हैं परंतु मूल कोशिका भित्ति पदार्थ शेष रह जाते हैं और संपूर्ण रचना पथरीली बन जाती है, क्योंकि कार्बोनेट्स होते हैं वो सूख करके पथरीले बन जाते हैं। ज्यादातर तने, टहनियां और बीजाणु या बीजाणु धानी इनके जीवाश्मी ये इस टाइप के पेट्रिफिकेशन में के रूप में पाए जाते हैं। इसका एक नेक्स्ट जो है वो है कोल बॉल्स। कोल बॉल्स जो होते हैं ये बहुत गोलाकार गेंद जैसे होते हैं और ये पेट्रिफिकेशन का ही एक अंग है। ये कोयले में पाए जाते हैं और इनका नाम कोल बॉल्स इसीलिए ही पड़ा है। इनका जो व्यास होता है वो बहुत बड़ा होता है। कोयले में अधिकांश जीवाश्म इस रूप में मिलते हैं। ज्यादातर जो कोल होते हैं वो लोकलाइज क्षेत्रों के ही में मिलते हैं और सब जगह पे नहीं मिलते। कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट होते हैं ये। कोल बॉल्स में कभी कभी आयरन सल्फाइड भी मिल जाता है। इसमें भी हम देखते हैं तो इसके अंदर एक पेट्रिफिकेशन या एक कोल बॉल से जिसके अंदर हम आंतरिक और बाह्य आकार की दोनों का अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट है ममीफाइड प्लांट्स। इसके अंदर कुछ पादप अंग जैसे चर्मिल पत्तियां और कठोर फल मीन्स बहुत हार्ड जो फ्रूट्स होते हैं या बीज, इनके मम्मीफाइड रूप में ये परिरक्षित रह जाते हैं और इन जीवाश्मों में, इन फॉसिल्स में केमिकल्स का इन्फिल्ट्रेशन होता है, द्वारा अंदर प्रवेश कर जाते हैं और माइक्रोस्कोप के सेक्शन कटिंग करके माइक्रोस्कोप के द्वारा इनका अध्ययन किया जाता है। अब है अंबर।
अंबर जो है ये ज्यादातर जिम्नोस्पर्म्स के अंदर रेजिन अंबर कहलाता है। ये रेजिन नाम का एक जो है जमीन पर एक, इसमें से एक रेजिन नाम के कुछ छोटे छोटे पौधे होते हैं जिनमें इनके अंदर जिम्नोस्पर्म में से एक गम निकलता है जिसे रेजिन कहा जाता है। और ये जमीन पे गिरता है तो ये इकट्ठा हो जाता है, और जब ये जमीन पे गिरता है तो उसके नीचे जो पौधे और जीव होते हैं वो दब जाते हैं और वो परिरक्षित रह जाते हैं, इसलिए इसे अंबर जीवाश्म में सम्मिलित किया गया है। सुडो फॉसिल्स, जैसा कि इसका नाम बता रहा है, सुडो मीन्स फॉल्स, मीन्स वो फॉसिल्स नहीं होते पर वो फॉसिल्स जैसे लगते हैं। ये जीवाश्म नहीं होते एक्चुअली, ये चट्टान या पादप या प्राणी जैसे नजर आते हैं, परंतु ये जो है जीवाश्म नहीं होते हैं। ये भ्रमित करते हैं फॉसिल्स कि ये फॉसिल है, पर वो फॉसिल होता नहीं है। अब अगर हम ले टेक्निक्स की कैसे स्टडी किया जाए फॉसिल्स को, तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जैसे एक्सरे रेडियोग्राफी द्वारा। इस तकनीक के अंदर जीवाश्म संरचना में कोई बदलाव नहीं करना पड़ता, और इसके अंदर जो कई जीवाश्म होते हैं उनके एसिड से धोने पर ये क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इस प्रकार के जीवाश्म का अध्ययन एक्सरे किरण रेडियोग्राफी द्वारा किया जाता है। ये ज्यादातर कोलबॉल्स और के बीज के रूप में जीवाश्म के अध्ययन में अधिक महत्वपूर्ण है। कई बार इनका ग्राउंड थिन सेक्शन करके जो है इस विधि में फॉसिल का अध्ययन करना, उसके आकार पे छोटे आकार का उचित आकार का काट लेते हैं। इस कटे भाग को 600 कार्बोडियम से रगड़कर चिकना कर देते हैं और इसे रेजिन द्वारा स्लाइड पर चिपका देते हैं। ये जो चिकनी सतह स्लाइड की ओर रहनी चाहिए, और इस जीवाश्म को इस प्रकार काटते हैं कि स्लाइड पर पतली फिल्म रह जाए। महीन परत और परिच्छेद रहने के कारण यह तकनीक महीन परिच्छेद तकनीक कहलाती है, मीन्स ग्राउंड थिन सेक्शन कहलाता है। और ऐसी स्थिति में सेक्शन पतला भी होता है, और पतली फिल्म को 600 कार्बोडियम से रगड़ते हैं ताकि यह पारदर्शी नजर आए। अब है पील और फिल्म टेक्निक। इसके अलावा माइक्रोटॉमी भी है। माइक्रोटॉमी में जो है जीवाश्म को हाइड्रोक्लोराइड, फ्लोरिक एसिड और पोटेशियम क्लोरेट डाल करके सॉफ्ट कर दिया जाता है, और इसके बाद इसे पैराफिन या सेलोडिन में अंतर स्थापित या जमा दिया जाता है करके उसके ब्लॉक काट छोटे छोटे टुकड़े बनाकर माइक्रोटोम द्वारा सेक्शन काटते हैं, और इस सेक्शन की स्थायी स्लाइड तैयार कर दी जाती है। इससे जीवाश्म की आंतरिक रचना का अध्ययन एकमात्र माइक्रोटॉमी है जिसके द्वारा आप किसी भी फॉसिल की इंटरनल स्ट्रक्चर का अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। अब यूजेस ऑफ पेलियोबॉटनी या सिग्निफिकेंस ऑफ पेलियोबॉटनी। अगर हम देखें तो इस स्टडी से हम उस समय की चट्टानों की आयु का पता लगा लेते हैं जो जिस समय प्लांट्स थे, और आधुनिक जो वनस्पति हैं उसके विकास, प्रवृत्ति और जातिवृत्ति संबंध का भी ज्ञान हो जाता है। और जो उस समय के जो पौधे थे उनकी परिस्थिति का, उस समय के एनवायरनमेंट का वो भी ज्ञान होता है। और सूक्ष्म जीव बीजाणु परागकण की खोज से कोल और तेल भंडारों का भी पता चला, ये भी एक फायदा हुआ है। तो इसको फॉसिल्स की स्टडी से बहुत फायदे होते हैं। इससे परिस्थितियों का भी पता चलता है कि किस समय कौन सी परिस्थिति थी और उस काल की परिस्थिति कहलाती। उदाहरण के तौर पर जिस जाइलम का विकसित होना, ये जीरोफिटिक व कम विकसित होना, जलोद्भिद हाइड्रोफिटिक प्लांट्स, और दृढ़ उत्तक का प्रेजेंट होना, तो ये एक जीरिक अवस्था होती है। तो इस तरह से हम अगर इन प्लांट्स की स्टडीज हम करें तो इन प्लांट्स के बारे में तो हमें पता चलता ही है जो प्राचीन काल में थे, बल्कि उनकी ज्योग्राफी, उधर की जियोलॉजी और उधर का एनवायरनमेंट, ये सब भी हम स्टडी और आसानी से कर सकते हैं फॉसिल्स की स्टडीज के द्वारा। तो ये बहुत बड़ा फायदा है इसका। और इनको फॉसिल्स की स्टडी करते करते पेट्रोलियम के भंडार मिल गए, बहुत चीजें खुदाई के अंदर मिल जाती हैं, तो ये एक बहुत बड़ा यूज है। थैंक यू।